टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत। जैसे कि हम लोग WB सेट वेस्ट बंगाल में 2023 जो दिसंबर 17 को आने वाला है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ कर रहे थे, उसी सेगमेंट को हम लोग आगे लेके चलेंगे और आज कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि WB सेट मैथ 2020 से उठाया गया है। ये सारे प्रॉब्लम्स देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में हम लोग कैसे टाइम मिनिमम करते हैं। अगर वहाँ आपको टाइम मिनिमाइज करना नहीं आता है तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि WB सेट में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 200 मार्क्स आप जानते ही होंगे। और उसके लिए आपको ओनली 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स मिलेगा। 120 मिनट्स के अंदर आप लोगों को 100 के करीब सवाल करना होगा, तो टाइम बहुत मिनिमम है। इसलिए सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग छोटे तरीके में करेंगे, जैसे कि आपको आइडिया हो जाएगा कैसे टाइम सेव किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रॉब्लम हम लोग उठाए हैं, देखिए, जो कि कॉन्टिन्यूटी पर बेस्ड था, आर में पूछा था। तो कॉन्टिन्यूटी तो आप सभी लोग पढ़े होंगे। जैसे कोई भी कर्व आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, मान के चलिए e⁻x। यहाँ कर्व के ऊपर कहीं भी ब्रेक नहीं है, इसलिए कर्व कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी पर बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा गया था, जहाँ क्या बोले थे, देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। अब ये आर में कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये रिजल्ट है, देख लीजिए, आर से आर तक ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसका डोमेन भी आर है, कोडोमेन भी आर है। क्या हुआ, इधर आर था, वहाँ से एक फंक्शन सीधा कहाँ चला गया था, रियल वैल्यूड आर से आर तक, तो ये कॉन्टिन्यूअस था। अगर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया और ABCD चारों रिजल्ट आपको याद करके रखना होगा। ये चारों के चारों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इनमें से पहला वाला इधर पूछा गया था, देखिए क्या कंडीशन डाला था, f(x + y/2 = f(x + fy/2)। अगर कोई फंक्शन इसी तरीके में ब्रेक होगा कहाँ, और उसके साथ साथ फॉर ऑल x y r ये भी होगा। ये देखिए रिजल्ट, ये फंक्शन ब्रेक हो गया फॉर ऑल x y r, तब हम लोग सीधा लिख देंगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ax + b टाइप का स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा, यानी इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ये ओरिजिन से नहीं गुजरेगा। ए भी कहाँ जाएगा, रियल नंबर पर जाएगा, एक्स रियल ही है। यानी पहला वाला कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर टू आर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ये कंडीशन अगर होल्ड कर गया तो सीधा आप एफ(x) के जगह इसको लिख दीजिए। अब आ जाइए, इसके ऊपर तो सवाल था, अब हो सकता है कि 2023 में अगर क्वेश्चन आ गया तो ये बाकी तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हम सिर्फ इसको ही नहीं देखेंगे, आगे वाला 3 रिजल्ट भी देख लेंगे। अब देखिए, अगर वो फंक्शन इसी तरीके में ब्रेक होता, f(x + y = f(x + fy), ये 2 नहीं होता, और उसके साथ साथ एक कंडीशन जुड़ जाता f1 = k, जहाँ पे ये k कहाँ है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता था, तब f(x) kx टाइप का होता है, यानी ओरिजिन से गुजरता हुआ एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है। ये स्ट्रेट लाइन k कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कब ओरिजिन से गुजरेगा कब नहीं, इसको पता होना चाहिए इसके बारे में आप लोगों को, तब जाके एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। और एक केस ये भी आ सकता है, देखिए, f(x + y) ये मल्टीप्लिकेशन के रूल में, ये तो प्लस था, इधर मल्टीप्लिकेशन में के रूल में ब्रेक होगा, देन f(x) के पास दोनों ही पॉसिबिलिटी है, f(x) आइदर 0 होगा और a⁻x टाइप का होगा, जहाँ पे एक सारे रियल से आएंगे, यानी यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। हम लोग नहीं कह सकते केवल और केवल 0 होगा,
ये हो सकता है a⁴ भी हो गया। CSIR नेट में ये पूछा गया था एक बार ये सवाल, उधर शायद एक ऑप्शन डाला हुआ था f(x) हमेशा और हमेशा 0 ही होगा। नहीं, 0 नहीं होगा, वो फॉल्स ऑप्शन था। f(x) a⁴ भी हो सकता है। कब? जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट के तरीके में इसको आप ब्रेक कर लेंगे। तो प्लस में क्या होगा, नीचे 2 आएगा तो क्या होगा, सारे रिजल्ट आप याद करके लिख लीजिए और एक जगह कॉपी में लिख लीजिए, तब आसानी हो जाएगा। और ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है। जो बच्चे गलती करके आए थे नेट में, वो देखिए इसलिए गलती किए थे क्योंकि उनके पास ये रिजल्ट कुछ बच्चों के पास था। f(x) 0 हुआ है देखिए फॉर ऑल x³ में, यानी ये पहला वाला रिजल्ट तो सभी के साथ है, ये इसलिए हम लोग इसको 1a 1b 1c 1d करके लिखे हैं। तो देखिए रैशनल के थ्रू जाएंगे तो f(x) अगर 0 हो जाएगा तो f(x) को 0r पर भी होना पड़ेगा, यानी इरेशनल r को हम क्या जानते हैं, रैशनल, उसके साथ यूनियन क्या लेते हैं, इरेशनल नंबर। अगर यहाँ पर यानी q के थ्रू 0 पे चला गया तो q इरेशनल थ्रू भी उसको 0 पे ही जाना पड़ेगा, यानी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r वो आइडेंटिकली 0 होगा। ये जो थोड़ा बहुत फर्क है, अंतर है इस 4 रिजल्ट में, इसको आपको याद करके रखना होगा। अब आ जाइए इस प्रॉब्लम के ऊपर। ये प्रॉब्लम हम लोग अभी करेंगे। जहाँ पर भी आपको R टू R कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिख गया जो कि कैसे ब्रेक हो रहा है, ऐसे हाफ को लेके ब्रेक हो रहा है, तो सीधे तरीके में आप f(x) को जल्दी से जल्दी ax + bx पकड़ लीजिए। अब ये a और b निकल गया तो हो जाएगा, इसलिए तो 2 कंडीशन डाला हुआ है, f(0) 1 और f'(0) 2। तो आ जाइए, पहले f(0) को 1 रखिए, यानी क्या हो जाएगा, 1 = a × 0 + b, यानी यहाँ से a आपके पास 1 आ चुका है। इसी तरीके में f'(x) को निकाल लीजिए, पहले ये a आ जाएगा, और आप लोगों के पास दूसरा रिजल्ट क्या था, f'(0) ये 2 था, यानी इधर 2 = a हो जाएगा। सॉरी, इधर b 1 हुआ है, देखिए a तो चला गया, b 1 और इधर a 2 हो गया। तब f(x) आपके पास क्या आ गया, 2x + 1। और क्या पूछे थे, f(2) के वैल्यू के बारे में, तो f(2) क्या आ जाएगा, 2 × 2 + 1 यानी 5 था ऑप्शन में, ये था, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट था। तो देखिए जिन लोग ये सारे रिजल्ट को वहाँ प्रूफ करने जाएंगे, इसको पकड़ के चलेंगे और फिर इसको निकल ले जाएंगे, तो ये जब आप इसको निकालने बैठेंगे तब क्या हो जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा, और कहाँ आपके पास उतना टाइम है, थोड़ी ना है। तो इसलिए सावधानी से ये सारे रिजल्ट एक जगह लिख लीजिए, आने वाले दिन में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये था ये प्रॉब्लम, देखिए बिल्कुल इतना ही कैलकुलेशन था, सीधा से सीधा रिजल्ट। आ जाइए दूसरे प्रॉब्लम के ऊपर। ये एक स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ सवाल था जिसमें लिखे थे नॉट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, आप लोगों में से जो लोग स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं जानते हैं, इसको φ(x t) से डिनोट किया जाता है। ये एक एक्सपेक्टेशन होता है किसका, e⁻i(t)x) का, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ये φ(x t) होता है, क्योंकि ये i है। i तो आप लोग जानते ही होंगे, √(-1) को कहलाता है i, ठीक। इनके किसी भी फंक्शन को कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होने के लिए 3 नेसेसरी कंडीशन कितना है, 3 है, ये लेके चलना होता है। क्या है पहला वाला, φ0 को हमेशा 1 होना पड़ेगा। दूसरा कौन सा, देखिए φt ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि इसका ब्रेक नहीं होगा, कहाँ पे, ऑन r, यानी -∞ से ∞ तक, यानी ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, क्योंकि r के ऊपर इसको हम लोग लेके चल रहे थे। तो ये कॉन्टिन्यूअस एंड यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, और हम लोग जानते ही हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इन दोनों में से एक टर्म को लेके भी चलेंगे तो हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, φ(x - t) ये हमेशा t, इधर ये हमेशा φ(x t), इसका बार यानी कॉन्जुगेट, ये दोनों कॉन्जुगेट कौन कौन सा, φ(x t) ये एक वाला,
और फाई एक्स माइनस टी हमेशा कॉन्जुगेट होगा, यानी ये रिजल्ट होल्ड कर जाएगा इन दोनों के अंदर। यहाँ पे ये बार वाला नोटेशन कॉन्जुगेट के लिए ही डाला गया है, ठीक। ये तीनों है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी का खासियत क्या होता है, देखिए तीनों अगर होल्ड हो गया तो फंक्शन सीधा सीधा कॉन्टिन्यूअस होगा, पर तीनों में से कोई फेल कर गया तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। यानी इसका नॉट नेसेसरी, इनमें से किसी भी फेल कर गया तो इधर ठीक क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। नॉट नेसेसरी का मतलब नॉट कॉन्टिन्यूअस से निकल आता है। यानी इस इन नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट क्योंकि नहीं है, इनमें से एक भी फेल कर गया तो आपके पास वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे आप लोग मार्क कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पर बनाया जाएगा और आपको सामने वाला ये पूछेगा ये नॉट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, आप हमेशा ये सेकेंड क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। कहीं पर भी कॉन्टिन्यूटी फेल कर गया तो वो सीधे सीधा वो रिजल्ट नहीं होगा। अब देखिए आप, एक रिजल्ट हम शुरू से जानते हैं, जो कॉस होता है कॉस टी, उसका वैल्यू हमेशा -1 से +1 के अंदर रहता है। अब -1 यानी उसका अवेलेबल एक वैल्यू है कॉस टी इक्वल टू -1। अब आ जाइए इस फंक्शन के ऊपर, यहाँ पे देखिए नीचे वाला हिस्सा यानी cos t + 1 अगर 0 रख लेंगे तो ये फंक्शन हमेशा मीनिंगलेस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यानी cos t इक्वल टू -1 वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, यस। तो जब भी नॉट कॉन्टिन्यूअस बोलेगा, नॉट कैरेक्टरिस्टिक बोलेगा, हम हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों को छोड़ दीजिए, पहले इसको दिखा दीजिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे फेल कर गया, तो फेल कर गया मतलब ये हमेशा कभी भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं होगा। जो सारे नेसेसरी कंडीशंस होते हैं ना, उनमें से एक भी फेल कर गया, हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक भी फेल कर गया तो वो हमेशा वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन नहीं बनाएगा, ठीक। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है सारे एग्जाम्स में जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कौन सा नहीं था और वहाँ पे ये टूल ही काम का था, इसको मार्क कर लीजिए। तो बिल्कुल आसान सवाल था। आगे चलिए, ये भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, देख लीजिए। x1 x2 x4 इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये सारे। अब ये टर्म एक जोड़ा गया है IID, इसको हम लोग कहते हैं IID, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी ये चारों के चारों x1 x2 ... इन जनरल xn तक होता है, ये सारे क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को हम ए बी ओपन इंटरवल में डालते थे, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, इसका PDF fx था। और ये fx हमेशा कैसे टाइप का था, 1/b - a, कब, जब x का वैल्यू a से b के बीच में लाई करेगा और इधर 0 एल्सवेयर, यानी बाकी जगह ये 0 हो जाएगा। तो अब आ जाइए, आपके पास a क्या है, 0 है, 1 है, इसलिए तो fx ऐसे दिए हैं ना, देख लीजिए एक बार, 1 - 0 यानी b आपके पास 0 लेस x लेस 1, ये आपके पास b है, ये आपके पास a है, ठीक। तो ये आ गया, इसलिए बाकी जगह 0। तो ये एक तरीके में f जो है वो सीधा सीधा fx वो क्या है, और दूसरे तरीके में x1 चारों के चारों दिया हुआ है, देखिए x2 x4 ये चारों के चारों क्या है, यूनिफॉर्म 0 1 है। तो अगर यूनिफॉर्म 0 1 होगा तो इसका PDF ऐसे ही आएगा। अब देखिए क्या पूछे है, x4 ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये सारों के सारे जो n तक हम लोगों ने लिखे हैं, हो सकता है इनमें से x2 सबसे मिनिमम हो, तो उसको हम लोग इधर लाके x1 नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद मान के चलिए x10 उसके बाद आया और x10 को हम लोग x2 लिखते हैं। ऐसे तरीके में चलेंगे, ऑर्डर में डालेंगे तो ये हो जाएगा xn। ये ब्रैकेट वाला हिस्सा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के लिए हम लोग डालते हैं, ठीक। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क कर लीजिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसका PDF ऐसे दिखता है। यूनिफॉर्म पर ऑर्डर अगर डालेगा तो उसका सबसे जो छोटा वाला और सबसे जो बड़ा वाला ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स होगा
उसका एक्सपेक्टेशन सीधे तरीके में हम लोग लिखते हैं। कैसे देख लीजिए एक बार, ई ऑफ एक्स एन, इसको हम लोग सीधे तरीके में कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, आप मान के चलिए एक पॉइंट इधर था, ये था हम लोगों के पास ए जो 0 था, और इधर था बी जो इधर 1 था, और यहाँ पे आप लोग n/1, तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी पॉइंट अगर 2 पॉइंट को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन को n/1 रेशियो में बांट देगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, nb + 1 × a, यानी ये वाला सीधा हो जाएगा nb + a, नीचे इन दोनों का जोड़ यानी n+1। ये सबसे बड़ा वाला का एक्सपेक्टेशन जो इधर डाला हुआ है, देखिए ये x4 वाला, n को 4 डालेंगे तो काम हो जाएगा, और ये छोटा वाला जनरल फार्मूला हम लोग एक बार लिख लेते हैं। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा na + b / n+1। ये दोनों फार्मूला लेके चलेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर चला आएगा। कैसे देख लीजिए एक बार, इधर ही देखते हैं, थोड़ा बहुत इजी सवाल था, तो इधर आ जाइए। अब इसको ब्रेक कीजिए, सॉरी, ई ऑफ, ये आ जाएगा x4 - ई ऑफ x1, यानी इधर n4 है देखिए, और टोटल जो रैंडम वेरिएबल चारों के 4 थे, तो इधर n के जगह 4 रख लीजिए, b क्या था 1, a क्या था 0, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1 + 0, नीचे 4 + 1, ये क्या हो जाएगा 4 × a यानी 0 + b यानी 1, नीचे 4 + 1 यानी 5, ये आ जाएगा 1/5, ये आ जाएगा 4/5। अब इन दोनों को घटा दीजिए, पहला वाला कितना आया है 4/5, दूसरा कितना आया है 1/5, तो यहाँ से इसको घटा दीजिए, तो आंसर सीधे तरीके में क्या 3/5 नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो 3/5 ऑप्शन में था, ये था, तो ये इसका रिजल्ट। तो हमेशा याद करके रखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हाईएस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन इसी फॉर्मूले से निकल आता है, और लोएस्ट जो यहाँ पे xn और ये x1 होगा, 1 ही लोएस्ट था, देख लीजिए एक बार, ये 1 ये लोएस्ट था यानी मिनिमम था, और ये मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम का एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला और मिनिमम का दोनों को याद करके रखिए, आपको एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग सा टॉपिक है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप में से जो लोग पढ़े हैं, शायद बहुत बड़ा एक PDF पहले निकलने जा रहे थे इसका, यानी हाईएस्ट का और लोएस्ट का, उसके बाद उसका एक्सपेक्टेशन, तो बहुत टाइम चला जाएगा। टाइम सेव करने के लिए आपको ये सारे फार्मूला जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये एक आसान सवाल पूछा गया था। आ जाइए तीसरा रिजल्ट, इसको देखते हैं। ए 3 यूनिट पैरेलल सिस्टम हैज़ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स विथ रिलायबिलिटी, ये रिलायबिलिटी थ्योरी से पूछा गया है, तीनों के तीनों डाला हुआ है। देन रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा गया है। रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, इसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक प्रॉब्लम के थ्रू जाना पड़ेगा। मान के चलिए एक प्रॉब्लम ए, एक स्टूडेंट था, ये कर लिया, इसका प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर लिया, 1/3 डाला हुआ है, और बी उसको सॉल्व कर सकता है, ये 3/4 डाला हुआ है। तब आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि उनमें से एक ए और बी में से एक इसको कर देगा, उसका प्रोबेबिलिटी सीधा इसी फॉर्मूले से आता है। ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था। अब ये सारे रिजल्ट इंडिपेंडेंट थे, जब इंडिपेंडेंट थे ये वाला हिस्सा, ए बी वाला हिस्सा दोनों हिस्से में बांट जाएगा, यानी ये PA + PB माइनस ये हो जाएगा PA × PB। आप सीधा डाल दीजिए, ये था 1/3, ये क्या था 3/4 माइनस P ऑफ A, ये क्या था 1/3, ये था 3/4, ये तो चला जाएगा। तो यहाँ से 1/3 आ गया, और 3/4 से 1/4 गया, तो 2/4 यानी हाफ आ गया। अब इसको करेंगे तो नीचे तो सीधा सीधा 6 आ जाएगा, इधर 2 + 3 यानी 5, यानी इसका आंसर तो 5/6। लेकिन ये जो तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका भी है। क्या है, हम लोग एक लाइन में इस रिजल्ट को याद करके रखे हैं,
जो रिजल्ट हम लोग इसी चैनल स्टेप ऑफ बंगाल में जाएंगे, हम लोगों के प्लेलिस्ट में जाएंगे। इनिशियल प्रोबेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम्स जो कि CSIR में पूछा गया था, एक बार देख लीजिएगा। जून 2018 में शायद 2 मार्क्स में पार्ट ए में पूछा गया प्रोबेबिलिटी सवाल था, पार्ट ए में पूछा गया था। वहाँ पे ये सारे क्लू बताया गया है। ये तरीका एग्जाम में टाइम ले लेगा। हम लोग क्या करते हैं, उधर पहले 1 लिख लेते हैं, फिर 1 से इसको घटा देते हैं 1/3, फिर 1 से दूसरे को, तीसरा भी अगर होता तो तीसरे को भी ऐसे ही घटाते चलते, और ये सीधा इसका रिजल्ट दे देता। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या होगा 2/3, ये क्या होगा 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो 6 में से यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा तो सीधा सीधा 5/6 मिला कि नहीं। लेकिन इतने बड़े रिजल्ट में हम लोग नहीं जाते हैं। ये जो रिजल्ट है इसी के ऊपर ये रिलायबिलिटी थ्योरी टोटली डिपेंडेंट है। ये रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला है RS इक्वल टू 1 माइनस, पहला वाला घटा दीजिए यानी 1 माइनस P1, दूसरा वाला घटा दीजिए 1 माइनस P2, तीसरा वाला घटा दीजिए 1 माइनस P3। अब डालिए तो सारे रिजल्ट इधर 1 माइनस, एक से इसको घटाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस 0.2, यहाँ से 1 माइनस 0.3, आराम से चलिए 1 माइनस 0.4। अब क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा 0.8, ये क्या बन जाएगा 0.7, ये क्या बन जाएगा 0.6। तीनों को तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0.336, ये सीधा सीधा आ जाएगा 0.664। ये वाला रिजल्ट क्या दिया हुआ था, ये तो सी इसका सीधा आंसर बन जाएगा। तो जब भी आपके पास रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, जो कि पैरेलल सिस्टम, देख लीजिए पैरेलल सिस्टम कैसे होता है। इधर मान के चलिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरीके में देखेंगे। इधर से इधर इलेक्ट्रिक फ्लो हो रहा है और आपको ए से लेकर बी तक पहुंचना है, तो आप इस पाथ से जा सकते हैं। और एक दूसरा पाथ ये भी हो सकता है, ये वाला पाथ यहाँ से भी जा सकते हैं, और एक तीसरा पाथ ये भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों पाथ्स में से किसी भी एक में जाएंगे। जैसे ए उसको सॉल्व कर लेगा 1/3, बी इसको कर लेगा 3/4, ऐसे ही तो दिया हुआ है। तो ये वाला हिस्सा P1, ये वाला P2 था, ये वाला P3 था। तो पहले हम लोग क्या किए हैं, रिलायबिलिटी के लिए ये रिजल्ट लिख लिए हैं। तो देखिए क्या होगा, इनफैक्ट इन तीनों में से अगर किसी से भी फ्लो इधर चला गया तो ए से बी तक हम लोग करंट को पहुंचा सकते हैं। इससे भी जा सकता है, ऊपर वाले से, इससे भी, इससे भी। तो ये टाइप का जो डायग्राम है, ये डायग्राम बहुत ही काम का है। लेकिन एग्जाम में अगर हमको पैरेलल सिस्टम दिख गया ना, तो सीधा सीधा हम लोग इसको लिख लेंगे। ये तो समझने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम में इसको यूज करना था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। और अब आ जाइए आज के लास्ट प्रॉब्लम के ऊपर जो इधर डाला गया था। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बार देख लीजिए। ये एक वेव इक्वेशन पर डाला गया बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया था, जो कि आपके बहुत ही काम का चीज़ है। देख लीजिए, ये सारे रिजल्ट जो वेव इक्वेशन पर बना गया है, ये हमेशा एक क्वेश्चन इधर से आता रहता है, इसको लेके आपको चलना होगा। क्या है वेव इक्वेशन, आप पहले आ जाइए। जब भी आपके पास del2u बाई del T2 इक्वल टू c² इंटू del2u बाई del x2 टाइप का कोई इक्वेशन दिखेगा, तो हमेशा ये 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन होगा। इसको आपको याद करके रखना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे c² क्या था, यानी 4, यानी c क्या था 2² टाइप का था ना। तो इसको एक बार इधर लिख लीजिए। ये है आपके पास कौन सा इक्वेशन, वेव इक्वेशन। अब सभी लोग जानते होंगे ये वेव इक्वेशन। इसके लिए डी एलेम्बर्ट्स ने एक बेहतरीन फार्मूले दिए थे, जहाँ से ये सॉल्व हो गया था। क्या था फार्मूला, इसका सॉल्यूशन UXT टाइप का आता है। हमेशा कैसे आता है, हाफ ऑफ विद इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी, ऐसा कुछ। उसके बाद प्लस 1/2c इंटू इंटीग्रल ओवर एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी, और इधर जी थीटा डी थीटा। अब सवाल ये आता है कौन सा होगा एफ, कौन सा होगा जी।
ये दोनों के लिए आपको ये दोनों को पकड़ के चलना होगा। ये दोनों क्या है देखिए, एक तो आएगा ux0, ये आपके पास fx है, और एक आएगा ut यानी फास्ट डेरिवेटिव यानी डेल यू बाई डेल टी एट कहाँ पर, x0 पर। ये क्या आ जाएगा, ये सीधा के सीधा gx। अब देखिए यहाँ पे आपके पास gx क्या है, 0 है ना, ये सारा रिजल्ट ये 0 है, और fx क्या है, fx है x। तो 0 अगर हो गया तो ये इंटीग्रल इस प्रॉब्लम के लिए कोई काम का नहीं है, इसको सीधा हटा दीजिए तो आपका आंसर सीधा यहाँ से निकल के आएगा, यानी हाफ ऑफ एक fx क्या था, एक बार लिख लेंगे हम लोग। fx क्या था देखिए, x था, तो fx x था। तो इधर c2 था ना, तो पहले एक बार हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 2t इसका वैल्यू प्लस हाफ ऑफ x माइनस 2t इसका वैल्यू। इन दोनों का वैल्यू अगर हम लोग जोड़ देंगे तो x प्लस 2t क्या हो जाएगा, इधर से देखिए x प्लस 2t, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा x प्लस 2t। तो इधर x प्लस 2t डालेंगे प्लस इसको डालेंगे x माइनस 2t, सिमिलर तरीके में ये दोनों चला जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2x यानी 2 भी चला जाएगा, यानी x था ये था, तो ये 1 इसका आंसर सीधा हो जाएगा। इसको हम लोग डी एलेम्बर्ट सोल्यूशन कहते हैं, और ये वेव इक्वेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद फार्मूला है जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जब भी ये 2 मार्क्स में पूछेगा, ज़्यादातर ये एक कंपोनेंट यानी ये पहला वाला जी वाला हिस्सा ज़्यादातर 0 दे देता है, तब तो कैलकुलेशन और भी सिंपल बन जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन को आपको एक बार कर लेना चाहिए। तो शायद आपको हम लोगों का इस वीडियो पसंद आ गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत हिंट्स डाला हुआ है कि किस तरीके में हम लोग एग्ज़ाम में टाइम को बचाते हैं। तो आपके आने वाले दिन अच्छा हो, एग्ज़ाम अच्छा हो, हम लोग कोशिश करेंगे और भी सारे प्रॉब्लम बीच बीच में डालने के लिए, जैसे कि आपको सुविधा हो कैसे एग्ज़ाम को टैकल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।